हेलो डियर एस्पिरेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बेहतर होंगे, आपकी दिनचर्या अच्छी चल रही होगी। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर आपसे डिस्कस करने वाले हैं, उत्तर वैदिक काल की आर्थिक स्थिति और ऋण व्यवस्था के बारे में। यदि आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं और इतिहास आपका एक सब्जेक्ट है, तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। यदि आप यूपी एलटी ग्रेड, टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, इतिहास आपका एक विषय है, तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो बने रहिए क्लास में, पूरा वीडियो देखिए। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा, और न सिर्फ अच्छा लगेगा बल्कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हर चीजें आपको कवर करी जाएंगी जो परीक्षा में आ सकते हैं। वो सारे क्वेश्चन यहाँ डिस्कस किए जाएंगे। तो आइए हम शुरू कर लेते हैं। देखिए, उत्तर वैदिक काल की आर्थिक स्थिति को समझने से पहले हमें ये जानना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो सिस्टम था, हम लिख दे रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो कंडीशन थी वो उस समय टाउनशिप था, यानी कि शहरी व्यवस्था थी। लेकिन जैसे ही हम वैदिक काल में आए, वैदिक पीरियड में आते आते हमारे जो सिस्टम हो गए वो एग्रीकल्चर पर आधारित हो गए और रूरल हो गए, यानी कृषि पर आधारित ग्रामीण व्यवस्था हो गई। तो उत्तर वैदिक काल का जो आर्थिक स्थिति था, यदि इसकी हम चर्चा करें तो उत्तर वैदिक काल के आर्थिक स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम यहाँ पर कृषि को महत्व देंगे। एक और बात यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण, पिछली क्लास में हमने चर्चा किया था कि उत्तर वैदिक काल के लोग समुद्र से परिचित हो गए थे। तो जब समुद्र से परिचित थे, सागर से परिचित थे, और सभी दिशाओं का इनको ज्ञान हो गया था, तो समुद्र से परिचित होने का मतलब कि यहाँ पर व्यापार भी किया जा रहा था। एक और बात हमने किया कि इस समय लौह अयस्क के साक्ष्य मिले हैं, यानी लोहा का आविष्कार हो चुका था। तो लोहा से संबंधित जो कृषि उपकरण थे, और इन कृषि उपकरणों के कारण कृषि में लोगों को आसानी हुई। और हमने एक कहानी आपको बताया था, सतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत जो है विदे माधव की कहानी थी, बहुत अच्छी कहानी थी। इसको याद रखेंगे, बार बार ये प्रश्न आ रहा है कि ब्राह्मण में सतपथ ब्राह्मण में जो कहानी थी वो कहानी किसकी थी? विदेह माधव की। विदेह माधव की कहानी क्या थी? देखिए, विदेह माधव की कहानी डियर एस्पिरेंट ये थी कि ये जो माधव नाम का व्यक्ति था वो सिंधु प्रदेश में रहता था। ये अग्नि को अपने साथ लेकर धीरे धीरे पूरब की तरफ आगे बढ़ने लगा। फिर गंगा के किनारे वो विदेह क्षेत्र में आता है, और वहां पर अग्नि से कहता है कि अब हम कहाँ निवास करें। तो अग्नि उसे कहती है कि आप इधर पूरब की दिशा में निवास करेंगे। और फिर वहां पर अग्नि जो है जंगलों को साफ करती है, और माधव वहां पर निवास करता है। इस प्रकार से विदेह राज्य का स्थापना होता है। तो बहुत अच्छा ये हिस्ट्री का मतलब एक तरह से टॉपिक मिलता है, जो ये बताती है कि आर्यंस जो थे, ध्यान देना, कि आर्यंस जो थे, आर्य, ये गंगा के आसपास के क्षेत्रों में आकर बस गए, और धीरे धीरे पूरे गंगा के क्षेत्र में इनका दोआब में अधिकार हो गया। और ये यहाँ पर मुख्य रूप से कृषि करने का काम करते थे। एक प्रश्न ये है कि स्वाभाविक है कि जब ये कृषि कार्य करेंगे, तो जब स्वाभाविक है कोई भी व्यक्ति कृषि का कार्य करेगा, तो स्वाभाविक है कि कृषि के साथ वो पशुपालन करेगा। क्या करेगा? पशुपालन करेगा। और पशुपालन में देखा जाए तो यहाँ पर गाय का महत्व क्या हुआ? बढ़ जाता है। राइट। देखिए, ऋग वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल के बेसिक डिफरेंस को समझिए। ऋग वैदिक काल में कुछ लोगों ने उसे, ऋग्वेद को गरेड़ियों का गान कहा। राइट। यानी कि उस समय चरवाहे थे। लेकिन अब जो लोग हैं उस समय क्या, इस समय क्या कर रहे हैं? कृषि कर रहे हैं। और यहाँ जो लोहा का साक्ष्य मिला, लौह उपकरणों के बनने से कृषि क्या हुई? आसान हुई। तो ध्यान देना कि पशु पहले जो था वो पशु पर आधारित, चूंकि चरवाहा थे, लेकिन अब जो है कृषि व पशुपालन, और ये दोनों की बात मैं इसलिए कहा हूं क्योंकि पहले जो पूर्व में व्यवस्था थे, ऋग वैदिक काल की यदि हम बात करें, ऋग वैदिक काल की बात करें, तो यहाँ पर पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं, कृषि के कोई साक्ष्य हमारे पास नहीं है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में कृषि के साक्ष्य है, लेकिन पशुपालन का व्यवसाय छूट तो नहीं जाएगा ना, वो तो कंटिन्यू साथ चलेगा। तो कृषि व पशुपालन ज्यादा सही विकल्प हो सकता है। राइट। लेकिन हाँ, ये पूछा जाए कि इस समय प्रथम पेशा लोगों का क्या था, तो आप यह कहेंगे कि इस समय प्रथम पेशा लोगों का क्या था?
कृषि था। और कृषि होने के कारण यहाँ पर लोगों ने, आप देखेंगे कि स्थायी निवास होने लगा, यानी कि स्टेबल रेजिडेंस लोगों ने होने लगा। जहां पर चूंकि कृषि करते थे, वहां पर लोगों ने अपना निवास बना लिया और वहां पर लोगों ने अस्थायी रूप से रहने लगे। शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत ही यदि हम बात करें, इसी के अंतर्गत, इस साहित्य के अंतर्गत, तो चार क्रियाओं के बारे में बात की गई है। चार क्रियाएं क्या है? जुताई, बुआई, कटाई, मड़ाई। ये ध्यान रखेंगे। चार जो कृषि की क्रियाएं हैं, जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई। यानी पहले खेती को जोतते हैं, फिर बुआई करते हैं, फिर काटते हैं और फिर उसको मोड़ते हैं। मोड़ते मतलब कि जैसे मान लीजिए धान है, तो खेत की पहले जुताई होगी, फिर धान की रोपाई होगी, बुआई हो गया, फिर धान की कटाई होगी, और फिर धान को पीट कर, उस समय तो मशीन कंपाइन था नहीं, तो धान कर पीट को फसल से अलग किया जाता था। गेहूं को बैलों से रौंद कर उसको मुड़ाई, उसी को मड़ाई कहते हैं, है ना। तो ये ध्यान में इसको आप रखेंगे। हाँ, एक बात यह है कि जो आर्य थे, यहाँ पर कहा कि संपूर्ण गंगा घाटी में आर्यों का आधिपत्य हो गया, वो कृषि करने लगे। लोहा के उपकरण के साक्ष्य हमें मिले, और लोहा के उपकरण के साक्ष्य के साथ इस दौरान कृषि कार्य में एक तरह से समझेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि क्यों ना कि इस समय कृषि क्रांति आ गई। क्या? लोहा के उपकरणों के बनने के कारण कृषि क्रांति आ गई। और यजुर्वेद में एक प्रश्न आया है कि यजुर्वेद में यजुर्वेद में लोहा को क्या कहा जाता था? लोहा को श्याम कहा जाता था, या कहीं कहीं कृष्ण के भी साक्ष्य मिलते हैं, कृष्ण अयस के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक, अब एक प्रश्न आता है कि भाई ये लोहा का जो साक्ष्य मिला कि लोहा का उपकरण बना, लोहा के उपकरणों से खेती होती थी, चलो ठीक है, यजुर्वेद में कह दिया, लेकिन इविडेंस क्या है हमारे पास? तो एक प्रश्न हमारे पास बनता है कि अतरंजी खेड़ा में, ध्यान देना, साक्ष्य, यदि हम लौह अयस की साक्ष्य की बात करें, ध्यान देंगे, साक्ष्य की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अतरंजी खेड़ा, याद रखेंगे, अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा में ही लौह अयस्क के पहली बार हमें साक्ष्य मिले हैं। और एक और बात यहाँ पर है कि चूंकि उत्तर वैदिक काल में जब कृषि का विस्तार हुआ, तो हथकरघा का विस्तार हुआ होगा, शिल्प का व्यापार हुआ, विकास हुआ होगा। चूंकि हमने कहा कि यहाँ पर समुद्र से लोग परिचित थे, तो व्यापार जो है आंतरिक भी होता था और बाह्य व्यापार के भी साक्ष्य मिले हैं। एक प्रश्न ये मिला है पिछली क्लास में, हम देखेंगे अभी आगे, उस पर विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे कि मृदभांडों का प्रयोग होता था, कितने प्रकार के मृदभांड प्रयोग किए जाते थे या प्रयोग प्रचलन में थे। तो डियर स्टूडेंट, चार प्रकार के मृदभांड थे। मृदभांड का मतलब मिट्टी से बना बर्तन, काला मृदभांड, लाल मृदभांड, काला और लाल का मिश्रण, एक उसको मिश्रित मृदभांड कहते थे, और एक है कि चित्रित धूसर मृदभांड। ये चार प्रकार के उत्तर वैदिक काल में मृदभांडों के साक्ष्य हमको क्या हुए हैं? प्राप्त हुए हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आगे अगले पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, दूसरा जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहीं पर पशुपालन की जगह कृषि होने लगा, और कृषि यहाँ पर क्या हो गया? प्राइमरी पेशा हो गया, फर्स्ट, और पशुपालन जो है वो सेकंड हो गया। तो रिप्लेस पशुपालन को कृषि ने किया, लेकिन पशुपालन खत्म नहीं हुआ, पशुपालन सेकेंडरी हो गया। तो शतपथ ब्राह्मण में जो हमने बताया कि शतपथ ब्राह्मण में कृषि से संबंधित चारों क्रियाओं के साक्ष्य हैं। पहले खेतों की जुताई होती थी, फिर फसल की बुआई, फिर फसल की कटाई, उसके बाद मड़ाई होती थी। अब एक तो माधव की, विदेह माधव यहाँ पर है, विदेह लिख दिया है यहाँ पर, विदेह माधव की कहानी। तो आर्य गंगा घाटी में कृषि करने लगे, तो विदेह माधव की कहानी पिछली क्लास में हमने आपको विस्तार से डिस्कस किया है कि विदेह माधव की कहानी क्या थी। तो शतपथ ब्राह्मण में जिस विदेह माधव की कहानी का वर्णन किया गया है, उसमें यह बताया गया कि उत्तर वैदिक काल में आर्य जो है सदा नीरा गंडक के पूर्व की ओर अपना प्रसार किए, उधर अपना सदा नीरा के
पूरब में वो अपना निवास करने लगे। तो विदय माधव चूंकि ये रहने वाले सिंधु के पास के थे, ये पूरब की तरफ बढ़ते हैं, सदा नीरा के पास पहुंचते हैं। तो फिर अग्नि से कहते हैं भैया हम कहाँ निवास करें। तो अग्नि इनको कहती है कि सदा नीरा से इधर आप निवास करो पूरब की तरफ। और अग्नि जो है वहां की भूमि को साफ सुथरा करती है, रहने योग्य बनाती है। और ये यहाँ पर क्या करने लगते हैं, ये निवास करने लगते हैं। क्योंकि लोहा के उपकरण के बनने से कृषि कार्य यहाँ पर आसान हो जाता है। लोहा को श्याम अयस या कृष्ण अयस के नाम से हम जानते हैं, और इसके साक्ष्य भी हमारे पास है। तो अतरंजी खेड़ा में सबसे पहले एक प्रश्न बनता है कि सबसे पहले एग्रीकल्चर में लोहा के उपकरणों के प्रयोग के साक्ष्य उत्तर वैदिक काल में कहाँ मिले हैं। तो अतरंजी खेड़ा में लौह अयस्क के साक्ष्य आपको प्राप्त हुए हैं। सेकेंड भाग में हम ये बात पर डिस्कस करेंगे। खैर, सेकेंड भाग में हम इस बात पर डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर कृषि, शिल्प, व्यापार और वाणिज्य का विस्तार होता था। क्योंकि इस समय के लोग समुद्र से परिचित थे। तो समुद्र से परिचय का मतलब था कि यहाँ पर व्यापार भारत से बाहर भी इस समय के लोग करते थे। हालांकि विदेशी व्यापार के साक्ष्य तो हमें लगता है कि यदि हम सही मायने में बात करें तो केवल इसी समय नहीं डियर स्टूडेंट, विदेशी साक्ष्य हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय भी मिलता है। क्योंकि उस समय एक मेसोपोटामिया के लेख में कहा गया कि उर के लोगों का मेहुला से व्यापारिक संबंध था। तो ये उर के लोग कौन थे, मेहुला के लोग कौन थे। तो उर इंडस वैली के लोग थे, मेहुला जो है अरबी थे। अरबी लोग यहाँ पर क्या करते थे, व्यापार करते थे। चार प्रकार के मिट्टियां, मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य हैं। और वो चार कौन है वो हमने आपको बता दिया पहले कि एक देखिए चार कौन है। एक तो काला मृदभांड, फिर लाल मृदभांड, उसके बाद दूसरा कह रहा है कि मिश्रित मृदभांड, ठीक। और एक जो है चित्रित धूसर मृदभांड। ये चार प्रकार के मृदभांड का, ठीक। यहाँ पर श्रेणी का उल्लेख का साक्ष्य मिला है। श्रेणी का मतलब क्या है, व्यापार संघ। श्रेणी का मतलब क्या है, व्यापार संघ श्रेणी के बारे में बात की गई है। तो इसको याद रखेंगे, परीक्षा के महत्व दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और ब्राह्मण ग्रंथों में जो प्रधान, एक प्रश्न यहाँ पर बनता है कि जो प्रधान व्यापारी होता था, ये प्रधान व्यापारी कौन था। ये तो प्रधान व्यापारी को हम क्या कहते थे, तो प्रधान व्यापारी को हम लोग श्रेष्ठीन कहते थे। ये याद रखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है कि उत्तर वैदिक काल में प्रधान व्यापारी को हम किस नाम से जानते थे। तो प्रधान व्यापारी को श्रेष्ठीन के नाम से जाना जाता था। अब एक प्रश्न यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि निष्ठ, शतमान, पाद, कृष्ण, रतिका और गुंजा आदि माप की विभिन्न विधियां थी। ये जो इकाई थी, ये पाद, कृष्ण, ये क्या थी, ये जो है माप की इकाई थी। क्या थी, माप की इकाई थी। मुद्रा का प्रचलन यहाँ शुरू हुआ किंतु वस्तु विनिमय में चलता रहा। इसको समझ लेंगे, जैसे कि मुद्रा और वस्तु विनिमय में देखिए, मुद्रा विनिमय प्रचलन तो शुरू हो गया, लेकिन वस्तु विनिमय ज्यादातर, वस्तु विनिमय तो हमारे लोगों के समय तक चलता था। अब तो हालांकि कम है, आज भी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखेंगे तो वस्तु के विनिमय का प्रचलन है। तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी वस्तु विनिमय का प्रचलन है। तो ये वस्तु विनिमय है क्या, वस्तु विनिमय का मतलब होता है कि जो व्यापार होगा गुड्स टू गुड्स होगा। यानी कि हम एक वस्तु, जैसे मान लो किसी को चीनी लेना है, तो चीनी का मूल्य 40 रुपया किलो है। और किसी को गेहूं है, पैसा नहीं है तो गेहूं 20 रुपया किलो है। तो 2 किलो गेहूं ले जाता है, 1 किलो चीनी लेकर आता है। यही वस्तु व्यापार है, इसी को गुड्स का विनिमय कहते हैं। तो व्यापार ऐसे होता था। हालांकि मुद्रा प्रचलन में था, लेकिन मुद्रा इस समय बहुत प्रभावी स्थिति में नहीं था। ये आप याद रखेंगे। चलिए, भाग 3 पर हम लोग आते हैं। ये, ठीक है। अब आइए, अब देखिए इकोनॉमिक कंडीशन पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं भाग 3 पर, कि समुद्री यात्राओं के साक्ष्य हमारे पास क्या हुए हैं, मिले हैं।
तो समुद्री यात्रा का साक्ष्य का मतलब कि व्यापार होता था, और तमाम वैदिक ग्रंथों में व्यापार के बारे में डिस्कशन किया गया है कि दोनों प्रकार के व्यापार थे। इस समय साहित्य जो है हमारे पास जो अवेलेबल है उसमें वाणिज्य व्यापार के साक्ष्य हैं, और दोनों तरह के साथ व्यापार हैं। आंतरिक व्यापार भी होता था, बाह्य व्यापार भी होता था। सोना, रजत, तांबा, सीसा आदि धातुओं का लोगों को ज्ञान था। तांबे के उपकरण यहाँ पर बनाए जाते थे। वस्त्र निर्माण उद्योग भी, जैसे कि ऊन और सन का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। सिक्के का नियमित प्रचलन का साक्ष्य इस समय हमारे पास अभी नहीं मिलते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने इन चीजों को पहला पढ़ा, और ये हम पिछली क्लास में भी डिस्कस कर दिए थे, और आज भी डिस्कस कर दिए हैं। जो आज की क्लास में जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हमें लगा कि ऋण पर चर्चा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत यदि आपने ऋणी हैं तो मुक्त जरूरी है। तो आज तो सीधे बैंक का लोन होता है, और तो किसी का लोन लेना नहीं है। हालांकि चार्वाक दर्शन कहता है कि जमकर ऋण लीजिए और घी पीजिए, जिसका लेना कभी ना देना, फिर क्या जग में आना है। यानी जब तक जिंदा हो मौज मस्ती ऋण लेकर करो, और फिर मर जाओ, फिर उसके बाद जो देखा जाएगा, जो रहेगा वो झेलेगा। लेकिन जो बहुत थ्योरेटिकल हम बात करें, जो आध्यात्मिक बात करें, तो उत्तर वैदिक काल में, क्योंकि उस समय तो बैंक वगैरह होते नहीं थे कि ऋण का बहुत वो होगा, और उस समय मतलब जो सामान्य नागरिक थे वो सिस्टम में नहीं थे। सिस्टम में कुछ एक लोग थे, वो सिस्टम को एंजॉय करते थे। आम नागरिक को चीजों से बहुत लेना देना नहीं था। तो इस समय तीन प्रकार के ऋण की बात की गई है: ऋषि ऋण, पिता ऋण और देव ऋण। ये तीन प्रकार के ऋण हैं। तो जैसे आपके पिता ने आपको जन्म दिया, तो आप भी जब अपनी संतान को जन्म दे देते हैं, तो आपने अपने वंश को आगे बढ़ा लिया, और उसी वक्त आप पिता के ऋण से मुक्त हो जाते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बात है कृषि ऋण। पुत्र को आपने जब ऋषि ऋण, सॉरी, जैसे आपको किसी गुरु ने ज्ञान दिया है, ऋषि ने ज्ञान दिया है, उस समय वो गुरु होते थे। तो जब आप भी अपने बच्चे को शिक्षित कर देते हैं, तो उस ऋण से भी आप मुक्त हो जाते हैं। देव ऋण, जब यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, तो इससे भी आप क्या होते हैं, ऋण से मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए विवाह की परंपरा बनाई गई है कि बिना विवाह के ना तो आप पितृ ऋण से मुक्त होंगे और ना ही देव ऋण से मुक्त होंगे। देव ऋण से मुक्त इसलिए नहीं होंगे कि यज्ञ में और धार्मिक कार्यों में आपकी पत्नी की आवश्यकता होगी। राम ने भी अश्वमेध यज्ञ किया, तो सीता की अनुपस्थिति में कुछ न तो सोना का ही सीता बनाकर उनको बगल में बिठाना पड़ा, लेकिन बिठाना पड़ा, तभी यज्ञ संभव है, अन्यथा यज्ञ ही संभव नहीं होगा। तो यज्ञ संभव नहीं होगा तो देव ऋण से मुक्ति नहीं मिलेगी। और जब पत्नी नहीं होगी तो संतान नहीं होगा, संतान नहीं होगा तो पिता ऋण से आप मुक्त नहीं होंगे। राइट। और जानवर, इन तीनों ऋण से उनको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ना जानवर शिक्षित होते हैं, ना संतान के प्रति कोई जिम्मेदारी होती है, और ना ही वो धार्मिक कार्य करते हैं। तो तीनों ऋणों से मुक्ति ही जीवन की सफलता है। तो जीवन की सफलता के लिए आपको संतान भी उत्पन्न करना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है। और हमारे जो साहित्यिक ग्रंथ हैं वहां तो कहा गया है कि माता च पिता बैरी ये न बालकौ ना पाठित। यानी कि जो माता पिता शत्रु के समान है, जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। तो जब आप अपने बच्चों को शिक्षित करते हैं तो ऋषि ऋण से मुक्त हो जाते हैं। तो ये बातें हैं जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किया। आप सभी क्लास में बने रहे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है यह क्लास आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी यूजफुल लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्लास में बने रहने के लिए एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।